हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेडियास क्लासेस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्रियम्बल कवर किया था। अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ पार्लियामेंट। अब जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये ध्यान रखने लायक बात है कि आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। बेसिकली वो आपसे डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ सकते हैं कि सपोज़ ये प्रोविज़न है तो ये किस आर्टिकल में है। तो हम कुछ मेजर आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम कवर करेंगे कि वो किस तरह से है, और आपको वो याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का जो भी सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है वो आपके आर्टिकल 79 टू 123 के अंदर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि पहली चीज़ हमें देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेटिव जो क्या करेगी, आपके लॉ मेकिंग का काम करेगी। सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव जो क्या करेगी, आपके लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करेगी, मेंटेन करेगी। एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। जुडिशरी बेसिकली क्या करती है, जुडिशरी का काम होता है कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना। अब चाहे वो डिस्प्यूट्स आपके सिटीजन्स के बीच में हो, या यूनियन और स्टेट्स के बीच में हो, या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसका काम है, जुडिशरी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपकी जुडिशरी परफॉर्म करती है, दैट इज़ कि वो क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। जब भी किसी लॉ को लेकर के कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो क्या करेगी, इंटरप्रिटेशन, या कि इनकी व्याख्या का जो काम है, कानूनों की व्याख्या करने का जो काम है वो आपका कौन परफॉर्म करेगा, आपका जुडिशरी परफॉर्म करेगी, ठीक है। अगेन अब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। जो लेजिस्लेटिव में आपके आएगा, लॉ मेकिंग का काम करती है बेसिकली पार्लियामेंट। आपके इंडिया में पार्लियामेंट बाय कैमरल है। इट मीन्स कि दो पार्ट्स हैं इसके, दो खाने का है ये। फर्स्ट इज़ लोकसभा एंड सेकंड इज़ राज्यसभा, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से है। एक और चीज़ जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर आपके इंडिया में दिया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स जो पावर्स है वो क्लियरली डिवाइडेड है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का रूल किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने आपके दिया था। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपकी यूजीसी नेट में, तो ध्यान रखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का जो फंडा है वो आपके किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, ठीक है। सेकंड चीज़ की चेक एंड बैलेंस वाली बात आती है कि ये क्या करते हैं, ये जो तीनों आपके शासन के अंग है वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक सुप्रीम हो जाए, ये तीनों आपस में क्या है, एक बैलेंस करके चलते हैं। एक जो आपकी जो पावर्स है उसको बैलेंस और मेंटेन करके चलते हैं। ये तीनों के तीनों पोर्शन आपके जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। अब देखिए आर्टिकल 79 क्या कह रहा है, सिंपल सा बात है, ज़्यादा डिटेल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 79 कह रहा है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट होगी, और उसमें कौन कौन से उसके पार्ट होंगे, उसके 3 पार्ट्स है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूजुअली मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव में डाल देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो जब हम एग्जीक्यूटिव वाला टॉपिक करेंगे तब हम देखेंगे किस तरह से उसके प्रोविजंस है। फिलहाल हम ये देखेंगे जो प्रेसिडेंट है वो किसका है, पार्लियामेंट का पार्ट है आपका। फिर आपके जो लोअर हाउस है दैट इज़ लोकसभा, एंड जो अपर हाउस है वो आपका राज्यसभा है। तो आर्टिकल 79 सिर्फ क्या कह रहा है, बस ये कह रहा है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, ठीक है, और वो इन तीनों पार्ट से बन करके बनेगी। सेम ये चीज़ आपकी क्या होती है, जब स्टेट लेवल की जो आपकी प्रोविज़न, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स या जो ऑर्गन्स दिए हैं वो जैसे आपके सेंट्रल लेवल पे है, सेम वैसे ही आपके स्टेट लेवल पे हो जाएंगे। बस उसके क्या है, आर्टिकल्स जो है मेंशन किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो चेंज हो जाएंगे, बाकी पावर्स बेसिकली आपकी सेम होती है। जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा आपके स्टेट लेवल पे। वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा है तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। तो प्रोविजन सेम है आपके। पहले हम ये कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स का भी देख लेंगे कि उसकी किस तरह से प्रोविजन है, ठीक है। तो आर्टिकल 79 बस आपको इतना कह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 80 देखिए। आर्टिकल 80 बेसिकली आपका क्या बता रहा है, कंपोजिशन बता रहा है राज्यसभा की, कि मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, आपके 250 होने चाहिए। नोट्स आप नोट करते जाइए। उसमें से क्या होने चाहिए, 238 आपके स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से हो सकते हैं, और 12 नॉमिनेटेड होंगे। अब जब हम नॉमिनेटेड की बात करते हैं तो क्यों नॉमिनेटेड करने की ज़रूरत है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस है, सोशल सर्विसेज है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो चुनाव की तकलीफ़ों से बेसिकली बचे, उनको चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को ये जो इलेक्शन की सारे जो ताम झाम होता है उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, अपॉइंटेड कर देंगे, नॉमिनेटेड कर देंगे। बेसिकली आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एज ए 12 मेंबर्स। अब एट प्रेजेंट क्या है वो आपकी गिनती उस हिसाब से देखिए कि एट प्रेजेंट आपके राज्यसभा में कितने हैं, 245 मेंबर्स है, उसमें 233 आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के हैं, और 12 आपके क्या हो गए, नॉमिनेटेड हो गए, ठीक है।
तो ये आपके फिलहाल जो राज्यसभा की कंपोजिशन है वो इस तरीके से है। तो आर्टिकल 80 बेसिकली आपका कंपोजिशन बता रहा है, पहले कंपोजिशन किसकी, राज्यसभा की बता दी, ठीक है। अब इसका जो होता है इलेक्शन किन बेसिस पे होता है, तो आपका जो इनका इलेक्शन है वो आपका कौन करेगा, हम तो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं है बेसिकली, तो कौन करता है, ये आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। और सिस्टम कौन सा होता है आपका, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि आपके कि यूटी के कितने मेंबर्स होंगे, तो मैंने आपको बता दिया जैसे कि अभी एट प्रेजेंट आपके कितने हैं 245 में दोनों काउंटेड स्टेट्स और यूटीज़ के मेंबर है। तो अब यूटी के मेंबर्स कौन डिसाइड करेगा, आपका संसद डिसाइड करेगी कि कितने उनको चाहिए, हर स्टेट से कितने आने चाहिए, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, आपका संसद ही लेती है। बस इतना बहुत सफिशिएंट है इस आर्टिकल की ये। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 81। अब आर्टिकल 81 में क्या आपके कंपोजिशन ऑफ लोकसभा बताया गया है। मैक्सिमम मेंबर उसके होने चाहिए 552, 552 उसके मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। अभी आपका लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 104 2019 में हुआ था। उस अमेंडमेंट के बाद जो आपके 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स जो अपॉइंट करते थे वो प्रोविजन अब आपके हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन वाला कोई प्रोविजन एट प्रेजेंट आपके लोकसभा में नहीं है। तो 552 मैक्सिमम मेंबर्स आपके हो सकते हैं। एट प्रेजेंट ये 543 है, 543 है, उसमें से 530 तो आपके स्टेट से हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एट प्रेजेंट आपके 13 है, मैक्सिमम आपके 20 हो सकते हैं, ठीक है। वो सब कुछ आपका संसद ही डिसाइड करती है किस तरीके से क्या करना है। चलो अब जब हम बात करते हैं कि इलेक्शन, तो लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 18+ जो है वो क्या कर सकते हैं, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उसको आपका कहा क्या जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, या फिर इसको यूनिवर्सल सफ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारे इंडिया में रूल है फर्स्ट पास द पोस्ट मीन्स विनर टेक्स ऑल, यानी कि जब जिसको सबसे ज़्यादा आपके वोट मिलते हैं उनका क्या हो जाता है, आपका इलेक्शन मतलब कंप्लीट हो जाता है, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है जो बहुत ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि आपके अभी तक जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उन सब का बेस क्या है, आपके 1971 का सेंसस है, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि जब तक 2026 का बाद का नेक्स्ट सेंसस नहीं आ जाता, 2026 के बाद के आंकड़े जब तक नहीं आ जाते जनगणना के, तब तक आपका बेस कौन सा है, जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें 1971 का बेस आपका यह सेंसस चल रहा है। अब इसमें जो रेशो होगा वो आपका क्या होगा, रेशो आपका जो होगा सीट्स इस टू पॉपुलेशन इस टू कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी, तो आपका जो रेशो होगा वो क्या हो गया, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इस टू पॉपुलेशन इस टू सीट्स, यानी कि डिवाइड किया जाएगा कितने किलोमीटर एरिया होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए, कितनी सीट्स अलॉटेड होनी चाहिए। इन तीनों के बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाता है कि कितने प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाने हैं, ठीक है। अब आपके आर्टिकल 83 आएगा, सिंपल सा है। कितना है आर्टिकल 83 में आपकी ड्यूरेशन दी हुई है, लोकसभा की 5 साल है और राज्यसभा का क्या होता है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल आपके 1/3 सदस्य निर्वाचित। अगर मैं कहूँ कि इसका मैक्सिमम कार्यकाल तो आप कहेंगे 6 ईयर्स है, ठीक है। अब राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है, इसलिए कभी भी उसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, बस एज का डिफरेंस है। फर्स्ट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए दोनों ही। क्वालिफिकेशन में जब हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड चीज़ एज की बात है, तो लोकसभा की एज आपकी कितनी है, 25 ईयर्स है, और आपकी राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन जैसे भी आपके डिस्क्राइब करे कौन, पार्लियामेंट करे। अब आर्टिकल 89 आपका चेयरमैन की बात करता है, मीन्स राज्यसभा की। अब ये जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो कहते हैं उसको। तो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या हो जाएगा, आपका राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा, और राज्यसभा अपने में से किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट कर देती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 93, जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मीन से आपके लोकसभा में होते हैं, वो अपने में से किसी एक को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका आर्टिकल 97, उसमें क्या है, सैलरीज और अलाउंसेस की बात की गई। वेतन और भत्ते वो जैसा भी या तो संसद डिसाइड करेगी या फिर आपके सेकंड शेड्यूल में, हर जगह आपका यही वाला क्राइटेरिया चल रहा है कि या तो संसद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या फिर जैसा भी आपका सेकंड शेड्यूल में डिस्क्राइब होता है वो चीज़ वैसे डिस्क्राइब होगी। अब आर्टिकल 99 आपका क्या कहता है, ओथ और अफर्मेशन की बात करते हैं। अब ये जितने भी अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो किसके सामने ओथ और अफर्मेशन देंगे, किसके सामने शपथ और प्रतिज्ञान लेंगे, तो प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उसके सामने वो क्या करेंगे, ओथ और अफर्मेशन अपनी ले लेंगे। आर्टिकल 100 में ज़्यादा डिटेल नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। उसका जो मेन चीज़ जो है वो है कि आपका क्या हो जाएगा कि
कोरम जो है इसमें आर्टिकल 100 में आपका मेन जो चीज़ है वो है कोरम है। तो कोरम आपका 1/10 होना चाहिए। अगर 1/10 नहीं है तो एडजर्न करो उसको, मीटिंग को ख़त्म करो उसको, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो कोरम बेसिकली आपका कितना होना चाहिए, 1/10 होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ एक जैसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सपोज़ कि कोई एब्सेंट है, कोई ऐसे मतलब प्रोसीजर हो गया है, कोई कार्रवाई हो गई है, तो अब उस कार्रवाई का क्या करेंगे। तो वो कार्रवाई मतलब लीगली होगी, ऐसा कुछ नहीं कि कोई एब्सेंट है ऐसा कुछ है तो वो कार्रवाई इलीगल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट कोरम 1/10 मिनिमम होना चाहिए आपका। अब आर्टिकल 101 में डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसमें फर्स्ट जो है सिलेक्टेड एज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। सपोज़ कि कोई जो है इंसान वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य चुना जाए, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसको किसका सदस्य बने रहना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी कि सपोज वो पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों का मेंबर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, एक संसद में भी लोकसभा या राज्यसभा या फिर आपके राज्य विधानमंडल में से किसी एक का सदस्य वो बन जाता है। तो ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जो कि राष्ट्रपति मतलब ऐसे टाइम पीरियड के बाद जैसा आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, आपका पार्लियामेंट से उसका जो वैकेंट माना जाएगा उसका पद कि वो पार्लियामेंट से हट गया, मतलब वो स्टेट का ही बना रहा है। नेक्स्ट है कि क्या होता है कि आपके जो कोई भी मेंबर है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है ऐसी जैसे कि आर्टिकल 102 में है आपका, जैसे कि आर्टिकल 102 में है आपका, वो अब आगे आएगा आर्टिकल 102 कि उसमें कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगी आपकी जो रेजिग्नेशन होते हैं वो किसको देंगे। आप रेजिग्नेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि सपोज़ सभापति या अध्यक्ष है वो क्या करेंगे, आपके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें ये चीज़ आपके आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आर्टिकल 102 जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो उसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो लाभ का कोई पद धारण करता है तो वहाँ से उसका सीट वेकेंट मानी जाएगी। सेकंड अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब विकृत चित्त का वो हो चुका है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो चुका है। इफ़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स क्या हुआ कि उसने क्या किया कि उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, या वो भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी और विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ली है। तो इन सारे बेसिस पे क्या हो गया कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहा है, तो उसकी जो होगी क्वालिफिकेशन उसको क्या कहेंगे, उसको रद्द समझा जाएगा कि अब वो नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसी क्वालिफिकेशन जैसा भी संसद डिसाइड करती है वैसा अदर क्वालिफिकेशन इसमें एडेड हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल 105 की जब हम बात करते हैं, जब आपका 105 क्या है, प्रिविलेजेस की बात करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है कुछ एक जैसे आता है, पहले हम आर्टिकल 105 समझ लेते कि है क्या, उसके बाद बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें आपके कि फ्रीडम यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी वाक स्वातंत्र्य। संसद में वो जो कोई भी बात बोले उसको न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती उनके विरुद्ध। तो पहली चीज़ तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी। सेकंड है कि इसमें कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती कोर्ट में, जैसे आपको बताया कोई भी कही हुई बात है, वोटिंग है, कोई पब्लिकेशन है, या अपनी जो भी बात कही हुई उनको खुद पब्लिक कर सकते, पब्लिकेशन उनका कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बेसिस पे क्या होगा, उनके ऊपर कोई भी कोर्ट में कार्यवाही नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में ही कि क्या अजनबियों को मतलब संसद की कार्रवाई में बोलने का अधिकार होता है। हाँ जी, तो जैसे कुछ कमेटियाँ या समिति वगैरह जो अपॉइंट की जाती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको ऐसे ही मेंबर समझा जाएगा जैसे वो पार्लियामेंट के मेंबर है। सपोज़ कोई बिल आया है, उसके लिए कोई कमेटी गठित की गई है, तो आप उसके मेंबर्स को वही सारे प्रिविलेजेस प्राप्त होंगे जो आपके संसद के मेंबर्स को हैं, जो मैंने भी आपको बताए हैं इस सेक्शन में 105 में। उसको सारे के सारे विशेषाधिकार वैसे ही होंगे जैसे किसी संसद सदस्य को होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, हम बात कर लेते हैं कि बिल कितनी तरीके के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है आपका, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, और एक आपका अमेंडमेंट बिल होता है। तो पहले हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर लेते हैं। तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 वाचन होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें क्या होता है कि सिंपल विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। सेकंड जो आपका वाचन है, सेकंड स्टेप है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले तो बहस होगी, फिर उसके हर एक क्लॉज, सब क्लॉज, उपखंड, खंड पे विचार किया जाएगा, फिर कोई कमेटी उसके लिए प्रवर समिति बनाई जाएगी, उसके विचारार्थ उसको सुपुर्द किया जाएगा। अब वो कमेटी भी क्या करेगी, एक एक खंड उपखंड पर विचार विमर्श करेगी, फिर जैसा भी उनको चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, संशोधन करने हैं, वो आगे वो उनको बताएगी कि इस तरीके से बिल पे होना चाहिए। ठीक है, अब इसी आपके वाचन में, सेकंड वाचन में ही, द्वितीय वाचन में ही क्या होगा, आपका वोटिंग भी मीन्स जो मेन सारा का सारा प्रोसीजर हो रहा है वो आपका इस सेकंड उसमें सारा का सारा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड वाचन आएगा, बेसिकली वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिक होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस सिंपल डिस्कशन ही होता है। उसके बाद वो सदन से पारित समझा जाता है, फिर दूसरे सदन को भेजा जाएगा। सपोज लोकसभा ने पारित कर दिया तो अब राज्यसभा को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाए, राज्यसभा ने भी सपोज पारित कर दिया तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और अगर राष्ट्रपति आपका डन कर देता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका कानून बन जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग की बात है। क्लियरली पूछा है कि जॉइंट सिटिंग किन किन विधेयकों पर हो सकती है।
तो आपके जब मैं बात करूँ कि धन विधेयक पर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है और आपके अमेंडमेंट बिल पर आर्टिकल 368 में भी कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इन दोनों में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है पहले भी इस पर, हो सकता है आगे भी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट हम कौन सा बिल आता है, हम बात करते हैं मनी बिल। मनी बिल जो होता है वो आप किसे कहेंगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा कि वेदर दिस इज़ मनी बिल और नॉट, तो आपका लोकसभा का स्पीकर, उसका डिसीजन फाइनल होता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो आपका मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। दूसरी चीज़ की राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, मतलब पहले से ही कंसेंट देगा राष्ट्रपति, ये 2 कंडीशन उसमें होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब वो बिल लोकसभा से पास होकर के आपके राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती। 14 डेज़ के अंदर या तो ये उसको भेजते हैं और अगर वो उसको नहीं भेजती तो वो ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो एज राष्ट्रपति भी बाध्य ही है, एज उसने पूर्व सहमति दे दी थी तो अब क्या है, अपने इस मनी बिल पर साइन करने के लिए वो बाउंडेड है कि हाँ उसको साइन देना ही देना है, ठीक है। और मनी बिल में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल जो है उसमें दोनों की क्वालिटी है, कुछ वो मनी बिल की तरह है, कुछ ऑर्डिनरी बिल की तरह है। मनी बिल की कौन कौन सी चीज़ है, 2 कंडीशन उसकी मनी बिल की तरह ही है, जैसे लोकसभा में ही पेश होगा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, प्रायर कंसेंट इसमें चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की क्या है कि दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा उसमें चेंजेस कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, और अगर ऐसा कुछ रिजेक्शन होता है तो क्या होगा, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन भी है, ठीक है। उसके बाद जब वो दोनों से पास होकर के आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो वो उसको वापस विचार के लिए भेज सकता है, उसमें चेंजेस रेकमेंड कर सकता है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है फाइनेंस बिल के अंदर। लास्ट आपका आ जाएगा आर्टिकल 368, दैट इज़ अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे मतलब जो अमेंडमेंट बिल है उसमें भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है आपके, वो मतलब कहीं भी पेश हो सकता है, बाद में आपके मतलब दोनों सदनों से पास होना चाहिए। और उसमें 3 तरीके के मतलब प्रोविजंस होते हैं। कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपकी सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है, कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके उसमें स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ प्रोविजंस है आपके उसमें क्या है, राज्य के आधे विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक है। तो आर्टिकल 368 पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल बस ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत है। तो यहाँ पे 4 तरीके के बिल हो गए आपके, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया और अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका पार्लियामेंट मेजर प्रोविजंस में कवर हो गए हैं, आप इतना कर लीजिए सफिशिएंट है। उसके बाद आप सीधे मॉक टेस्ट वगैरह या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कीजिए, आप डेफिनेटली इसको डन कर पाएंगे। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि अगेन शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जितना टाइम है नहीं कि ज़्यादा लंबे वीडियोस आप भी देखें। तो आई होप कि ये ज़्यादा लंबा ना बना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।